भाजपा के मिशन 2022 की, क्योंकि पंचायत में जीत का परचम लहराने वाली भाजपा की नजर अब विधानसभा चुनाव पर है, जिसे जीतने के लिए भाजपा अपने तमाम विभागों और प्रकोष्ठों की बैठक करने जा रही है। ये बैठक चुनावी रणनीति से पहले काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि किस रणनीति पर चुनाव लड़ना है, कैसे जनता के बीच जाना है, ये बैठक में तय होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मंथन से जीत का अमृत निकलेगा? ये रिपोर्ट देखिए। भाजपा का मिशन 2022, प्रकोष्ठ और विभाग की बैठक, सूबे में बढ़ी सियासी हलचल। टीम योगी का प्रण, फिर जीतेंगे विधानसभा का रण। पंचायत में जीत का परचम फहराने वाली भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनावी शंखनाद करने वाली है। हाल ही में उत्तर प्रदेश भाजपा ने अपने सभी 22 प्रकोष्ठों और 26 विभागों के पदाधिकारियों की घोषणा की है और अब इन सभी की एक बैठक सोमवार को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर बुलाई गई है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही, क्योंकि विधानसभा चुनाव में इन प्रकोष्ठों और विभागों का क्या रोड मैप रहेगा, ये सब बैठक में ही तय होगा। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। सोमवार को बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी के जो नवनियुक्त विभाग हैं, जो प्रकोष्ठ हैं, उसके सभी संयोजक और सह संयोजकों की एक बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए इस बैठक में जो रोड मैप है वो तैयार होगा, क्योंकि इनमें जो विभाग हैं उनमें चुनाव प्रबंधन है, मीडिया है, आईटी है, जो प्रकोष्ठ है उसमें भी कई महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ शामिल है। कई प्रकोष्ठ और विभाग ऐसे हैं जिनकी चुनाव में बड़ी भूमिका होगी, जिसमें चुनाव प्रबंधन, नीति विषयक शोध विभाग, मीडिया संपर्क विभाग, राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं बैठक विभाग, राष्ट्रीय महासंपर्क विभाग और आईटी विभाग। इनके अलावा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग में तमाम मामलों को लेकर जाने के लिए चुनाव आयोग संपर्क विभाग भी बनाया गया है। वहीं अगर प्रकोष्ठ की बात करें तो उसमें भी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ, व्यावसायिक प्रकोष्ठ, आर्थिक प्रकोष्ठ, सहकारिता प्रकोष्ठ, शिक्षक प्रकोष्ठ, पंचायत प्रकोष्ठ और मछुआरा प्रकोष्ठ काफी महत्वपूर्ण है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव में किस रणनीति के तहत काम करना है और किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, ये सब बताया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की संगठन की विभिन्न क्षेत्रों के लिए लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। इस तरह से 22 प्रकोष्ठ और 26 विभाग का गठन हुआ है। उसमें लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, संयोजक की, सह संयोजक की। बीते कुछ महीनों से लगातार भाजपा में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन सोमवार को होने वाली इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड में आ जाएगी, क्योंकि प्रकोष्ठ और विभाग बनने का सीधा मकसद जमीन पर लोगों को सरकार के काम बताना और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करना होगा। वैसे भी पंचायत चुनाव में जीत के बाद भाजपा पूरी तरह से लबरेज है और पार्टी की पूरी कोशिश इस मूवमेंट को विधानसभा चुनाव में बनाए रखने की है। सभी के काम जो हैं, जो दायित्व हैं, वो भी उन्हें सोमवार को ही सौंप दिए जाएंगे, क्योंकि चुनाव में इन सभी प्रकोष्ठों की, सभी विभागों की भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है। ख़ासतौर से मीडिया की अगर बात करें तो मीडिया मॉनिटरिंग सेल या वॉर रूम का जो कॉन्सेप्ट 2014 में देखने को मिला, उससे बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा मिला। उत्तर प्रदेश में 2017 में भी उसी वॉर रूम ने बहुत मदद की। हम कहें तो 22 में अब जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो उस पर भी पार्टी का फोकस और वॉर रूम भी तैयार किया जा रहा है। लेकिन इस बैठक के जरिए कोशिश यही होगी कि 2022 के चुनाव के लिए जो रोड मैप है उसे तैयार किया जाए। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। जीत के लिए जहां भाजपा मंथन करने वाली है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को साध कर 22 में बड़ा खेल करने की तैयारी में है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी भी बसपा की राह पर चलकर ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए कमेटी बनाई है, जिसमें पार्टी के 5 बड़े ब्राह्मण चेहरों को शामिल किया है। सपा का यह ब्राह्मण सम्मेलन बलिया से शुरू होगा
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस सम्मेलन से बात बनेगी, क्योंकि इस वक्त तमाम राजनीतिक दल ब्राह्मणों को साधने में जुटे हुए हैं। बसपा के बाद सपा ने खेला ब्राह्मण कार्ड। सम्मेलन का बहाना, मकसद ब्राह्मण वोट को पाले में लाना। तो क्या मान लिया जाए यूपी की पॉलिटिक्स ब्राह्मण सेंट्रिक हो गई है? क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों को लग रहा है कि बिना ब्राह्मणों को साधे इस बार बात नहीं बनेगी, क्योंकि मायावती के बाद अखिलेश यादव ने भी ब्राह्मणों को साधने के लिए ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। और इसका सबूत है ये तस्वीर, जिसमें अखिलेश यादव हाथ में परशुराम की तस्वीर लिए हुए नजर आते हैं। उनके साथ समाजवादी पार्टी के वो ब्राह्मण नेता खड़े हैं जिन्हें अखिलेश यादव ने 22 की जंग को जीतने की जिम्मेदारी सौंपने से पहले ब्राह्मणों को सपा से जोड़ने की जिम्मेदारी दी है। ब्राह्मणों को लेकर सभी राजनीतिक दलों में खींचतान शुरू हो गई है। बहुजन समाज पार्टी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी अपने ब्राह्मण नेताओं को आगे करके ब्राह्मणों को अपने पाले में खींचने के लिए एक कमेटी बनाई है। दरअसल 2007, 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों की निर्णायक भूमिका रही है और बीएसपी ने सबसे पहले 2007 में 86 ब्राह्मणों को टिकट देकर इसकी शुरुआत की थी। इसमें से 41 जीते भी थे और मायावती ने 7 को मंत्री भी बनाया था। यही वजह है समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण प्रेम में डूब गई है। समाजवादी पार्टी अपने ब्राह्मण फेस माता प्रसाद पांडे, मनोज पांडे और अभिषेक मिश्रा के जरिए 40 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशियों के लिए संभावनाएं तलाश रही है। ब्राह्मणों के सम्मान में बसपा की तरह सपा ने भी सम्मेलन करने का ऐलान किया है। जहां बसपा ने अपने सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से की थी, वहीं सपा अपने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत बलिया से करेगी। इसके लिए अखिलेश यादव ने एक कमेटी बनाई है जिसमें माता प्रसाद पांडे, मनोज पांडे, अभिषेक मिश्रा, सनातन पांडे और पवन पांडे जैसे नेताओं को शामिल किया गया है। इन सभी नेताओं का काम ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को सपा के साथ जोड़ना होगा और संदेश देना होगा कि ब्राह्मणों के लिए सपा से बेहतर कोई नहीं। लेकिन ये तमाम दावे मायावती पहले ही कर चुकी हैं। अब अखिलेश यादव के इन दावों पर ब्राह्मण समाज कितना एतबार करता है ये देखना होगा। हालांकि ब्राह्मणों को साधने की सपा की ये कोशिश नई नहीं है। अखिलेश यादव भगवान परशुराम की प्रतिमा के जरिए लंबे समय से इसे खाद पानी दे रहे हैं। ऐसे में धर्म संकट ब्राह्मणों के सामने भी कम नहीं है। चुनावी मौसम में उनके इतने कद्रदान होंगे ये शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। जानकारी के मुताबिक यूपी की 73 विधानसभाओं पर ब्राह्मणों का दबदबा है। ऐसे में सबकी नजर ब्राह्मणों को साधकर यूपी के सिंहासन पर बैठने की है। अब किसकी ख्वाहिश पूरी होती है ये देखना दिलचस्प होगा। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात करते हैं सीएम योगी की मेडिकल क्रांति की, क्योंकि यूपी सरकार बहुत जल्द सूबे के 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात देने वाले हैं, जिनका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए ये सीएम योगी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि इससे सूबे का हेल्थ सिस्टम मजबूत होगा। योगी सरकार का कमाल, यूपी में फैला मेडिकल कॉलेज का जाल। कोरोना के खिलाफ सीएम योगी की हॉस्पिटल क्रांति। कोरोना की बैक टू बैक 2 खौफनाक लहरों ने यह बता दिया है कि अगर जिंदा रहना है तो अपने हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। इस बात को मानो यूपी की योगी सरकार ने गांठ बांध ली, क्योंकि सूबे में योगी सरकार ने हॉस्पिटल की ऐसी क्रांति शुरू की है। आजादी के बाद यूपी अपने मानचित्र पर एक नया इतिहास लिखने जा रहा। 4-4.5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में हम लोग 32 नए मेडिकल कॉलेज या तो बना चुके हैं या बना रहे हैं, जिसमें 8 में विगत वर्ष प्रवेश संपन्न हुए। सीएम योगी की ये बात यूं ही हवा हवाई नहीं है। इसके जीते जागते उदाहरण हैं वो 9 मेडिकल कॉलेज जो जल्द ही यूपी को मिलने वाले हैं। खुद पीएम मोदी इनका उद्घाटन करेंगे। रविवार को इसी का जायजा लेने सीएम योगी पहले सिद्धार्थनाथ पहुंचे, उसके ठीक बाद अयोध्या के
दशरथ मेडिकल कॉलेज पहुंचे। इन मेडिकल कॉलेज के बनने के बाद जिले के लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना होगा। इन मेडिकल कॉलेजेस में हर वो इलाज मिलेगा जो दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में मिलता है। जानकारों की माने तो अक्टूबर तक ये मेडिकल कॉलेज शुरू भी हो जाएंगे। यहाँ इलाज के साथ साथ छात्र MBBS की पढ़ाई कर सकेंगे। बड़ी बात यह है कि सीएम योगी हर मेडिकल कॉलेज का खुद निरीक्षण कर रहे हैं और हर एक चीज को अपनी नजरों से परख रहे हैं ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना बचे। लेकिन सीएम योगी यही नहीं रुकने वाले हैं। वो सूबे के हर जिले में मेडिकल कॉलेज का जाल बिछाने की तैयारी में है। मतलब हर जिले का अपना मेडिकल कॉलेज। सीएम योगी आदित्यनाथ की ये मेडिकल क्रांति सूबे की पुरानी सरकारों के लिए जवाब तो है ही, साथ ही साथ देश के दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर है कि अगर कोरोना जैसी आपदा से जीतना है तो अस्पताल का जाल बिछाना ही होगा ताकि पूरी तैयारी के साथ कोरोना के काल रूपी वायरस से लड़ा जा सके। और ये बात दूसरी लहर में नजर भी आई। पीएम मोदी से लेकर यूपी के पूर्व राज्यपाल राम नाईक तक सीएम योगी की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए। अब सोचिए 9 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद यूपी का हेल्थ सिस्टम कितना मजबूत होगा। अयोध्या से ऋषि उपाध्याय और सिद्धार्थनगर से सिंगेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात किसानों की, जिनकी बढ़ती हुई कूच आंदोलन के बदलते रूट की तरफ इशारा कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या आंदोलन का रूट बदल रहा है और किस तरह की स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि जंतर मंतर की तरफ किसान बढ़े और आंदोलन को मजबूत करने की बात कही। किसान आंदोलन के 8 महीने, बॉर्डर पर बढ़ी हलचल, बिजनौर के किसानों का गाजीपुर कूच, युवा किसानों से बदलेगा आंदोलन का रूप। कृषि कानून के विरोध में आंदोलन करते हुए किसानों को 8 महीने हो चुके हैं। इन 8 महीनों में किसानों ने हाड़ कपा देने वाली सर्दी से लेकर तपा देने वाली गर्मी तक झेली और अब गाजीपुर बॉर्डर पर फिर एक बार हलचल बढ़ने लगी है। दूर दराज इलाकों से बड़े पैमाने पर किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर गाजीपुर पहुंच रहे हैं। कल 8 महीने हो जाएंगे ये जो आंदोलन चल रहा दिल्ली के बॉर्डर पे। हम तो यही जानना चाह रहे हैं सरकार किस नजरिए तक किसान को देख रही। हमें तो अब तक यही समझ में नहीं आया सरकार के मन में है क्या बात। आखिर को 8 महीने थोड़ा समय नहीं होता, काम धंधा का भी प्रभाव पड़ रहा, हमारे पे काम धंधा भी छोड़ रहे, खर्चा भी आ रहा। आखिर को सरकार किस नजरिए तक किसान इस आंदोलन को देख रही। किसान अब और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। ये बात नरेश टिकैत ने सख्त लहजे में सरकार को चेतावनी देते हुए कही कि अगर युवा किसान दूसरे रास्ते चलने लगे तो उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। किसान कोई और राह पे चल पड़े और वो हो जा। आज की युवा पीढ़ी सब किसानों के हाथ में है, सब सड़कें किसानों के अंडर में है, बिजली की लाइन किसानों के अंडर में है, पानी किसानों के अंडर में है। हम तो अभी कहीं कुछ छेड़छाड़ करने रहे। अगर यह सरकार ऐसी वो चाह रही तो ये आंदोलन किस राह पर चला जाए, सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं इसमें। नरेश टिकैत ने इशारों में ये बताने की कोशिश भी की है कि अगर सरकार किसानों की अनदेखी ऐसे ही करती रही तो ये आंदोलन दूसरे रास्ते पर भी जा सकता है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने इस बात के संकेत दिए कि आने वाले दिनों में आंदोलन की कमान युवा किसानों के हाथ में होगी, जिसे 2022 की क्रांति का नाम दिया जाएगा। करोड़ नौकरी नहीं, 14 करोड़ 7 साल हो गए इनको, 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात करी थी, तो 14 करोड़ तो नौकरी खाएंगे, देश का सारा अनाज खाएंगे। अभी देंगे बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज 27-28 तारीख में हम पेश करेंगे। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार MSP पे, ये कह रहे ना कि इतने की MSP खरीद दी। तो क्या ये मान लिया जाए कि किसान आंदोलन को सिर्फ थार नहीं पूरी रफ्तार देने की कोशिश है,
क्योंकि किसानों का ऐलान ऐसे वक्त में आया है जब किसान जंतर मंतर पर अपनी संसद लगा रहे हैं। ऐसे में कुछ बड़ा करने वाली चेतावनी पूरे देश का सियासी माहौल गर्म कर रही। गाजीपुर बॉर्डर से बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और अब बात मजबूते के मोदी मंत्र की। प्रधानमंत्री मोदी ने देश से मन की बात की और इसमें पीएम मोदी ने 75 सालों में बदले भारत की तस्वीर का जिक्र करते हुए भविष्य की तस्वीर दिखाई। पीएम मोदी ने नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट का मंत्र दिया और ओलंपिक में गए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लेकर चलते देखकर मैं ही नहीं, पूरा देश रोमांचित हो गया। पीएम मोदी ने दिया नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट का मंत्र। कारगिल के वीरों को सलाम। टोक्यो में खिलाड़ियों ने बढ़ाया तिरंगे का मान। पूरे देश ने जैसे एक होकर अपने योद्धाओं से कहा, विजय भव। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी तिरंगे का मान बढ़ा रहे हैं। उनके जीते हुए पदक दुनिया के पटल पर भारतीय विजय की वो निशानी है जिसका सपना 75 साल पहले आजादी के साथ हर एक हिंदुस्तानी ने देखा था। रविवार को इसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी किया, जहां पीएम मोदी आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश को नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट का मंत्र देते नजर आए। जैसे बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, वैसे ही आज हर देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपना काम ऐसे करें जो विविधताओं से हमारे भारत को जोड़ने में मददगार हो। तो आइए हम अमृत महोत्सव को ये अमृत संकल्प लें कि देश ही हमारी सबसे बड़ी आस्था, सबसे बड़ी प्राथमिकता बना रहेगा। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट के मंत्र के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। पीएम मोदी का ये संदेश देश को एक सूत्र में जोड़ने के लिए था। ठीक उसी तरह जब आजादी दिलाने के लिए देश एक साथ उठ खड़ा हुआ था। इस दौरान पीएम मोदी ने करगिल के वीरों के शौर्य को भी याद किया। कल यानी 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस भी है। करगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। इस बार ये गौरवशाली दिवस भी अमृत महोत्सव के बीच में मनाया जाएगा, इसलिए ये और भी खास हो जाता है। पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के बुलंद इरादों का जिक्र भी किया और बताते हुए कहा कि कैसे भारत टेक्नोलॉजी के जरिए नया इतिहास लिख रहा है। पीएम मोदी ने लखीमपुर खीरी की उन महिलाओं की जमकर तारीफ भी की जो केले के बेकार तनों से बनाना फाइबर बनाने की ट्रेनिंग दे रही हैं। मुझे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किए गए एक प्रयास के बारे में भी पता चला है। कोविड के दौरान ही लखीमपुर खीरी में एक अनोखी पहल हुई है। वहां महिलाओं को केले के बेकार तनों से फाइबर बनाने की ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया गया। वेस्ट में से बेस्ट करने का मार्ग। केले के तने को काटकर मशीन की मदद से बनाना फाइबर तैयार किया जाता है जो जूट या सन की तरह होता है। इस फाइबर से हैंडबैग, चटाई, दरी, कितनी ही चीजें बनाई जाती हैं। इससे एक तो फसल के कचरे का इस्तेमाल शुरू हो गया, वहीं दूसरी तरफ गांव में रहने वाली हमारी बहनों बेटियों को आय का एक और साधन मिल गया। एक तरह से पीएम मोदी ने देश को एक सूत्र में बांधने से लेकर देश के बदलते इतिहास का जिक्र कर पूरे 75 साल का कालखंड बता दिया है और आने वाले समय में देश कैसे नई ऊंचाइयों को छूने वाला है उसकी पूरी तस्वीर दिखला दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।